5 साल मंत्री के नाते काम किया, रेलवे मिनिस्टर, लेबर मिनिस्टर, सोशल जस्टिस, और इससे पहले भी वो जब फाइनेंस मिनिस्टर थे और हम स्टेट में जब मिनिस्टर थे तो हमारी मुलाकात भी बहुत बार होती थी और हम यूपीए फर्स्ट में पैसे के लिए यहाँ पर आते थे, क्योंकि वो फाइनेंस मिनिस्टर नरसिंह राव के ज़माने में थे। तो खामोशी से काम करने वाले एक नेता को आपने देखा है, और दूसरी तरफ आज के माहौल में ज़्यादा बात करने वालों को भी आपने देखा है। ये स्वयं जो आदमी नीचे से ऊपर आता है, पढ़ लिख कर और कई लोगों को तैयार करके जो नेता बनता है, उसको ग्राउंड लेवल से एक्सपीरियंस होता है। लेकिन आज समय बदल गया है, बात ज़्यादा काम कम, ये मुहिम शुरू हो गई है और लोग उस तरफ मोड़ रहे हैं। लेकिन मोड़ने के बाद जो रिजल्ट हमें मिलना चाहिए था वो नहीं मिल रहा। जो काम उन्होंने किया उसका 10% भी काम आज की सरकार नहीं कर सकती। सबसे पहले मैं पहली बैच के फेलोज को बधाई देता हूँ। आपकी ये जिम्मेदारी भी है कि 140 साल पुरानी और गौरवशाली कांग्रेस के विचारों को आप आगे बढ़ाएंगे। इसीलिए मैं आप सबका कांग्रेस परिवार में स्वागत करता हूं और आपको बधाई भी देता हूं। हमारी आज़ादी की लड़ाई और राजनीति में प्रोफेशनल्स और बुद्धिजीवी की हमेशा बड़ी भूमिका रही है। 1885 में कांग्रेस बनी तो उसमें वकील, डॉक्टर, अध्यापक, इंजीनियर्स, साइंटिस्ट, कई इंटेलेक्चुअल्स उसमें शामिल हुए और कई अफसर भी अपनी नौकरी छोड़ के शामिल हुए, प्रोफेसर, लेक्चरर्स भी शामिल हुए। ऐसा पार्टी हमारा इंटेलेक्चुअल्स के साथ आगे बढ़ा है। महात्मा गांधी जी खुद बैरिस्टर थे, वकालत करते थे, और सरदार पटेल भी बैरिस्टर थे, वकालत करते थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी वो भी वकील थे। जरा वकील का सिलसिला उस वक्त बहुत था। हम भी छोटा मोटा वकालत करके 1 साल 1.5 साल करे हम। उसके बाद पार्टी में जो दुर्भाग हो गए 69 में है, तो हमने एकदम ब्लॉक प्रेसिडेंट बना 69 में है और बनते बनते यहाँ तक आए हैं।
तो ये सरोजिनी नायडू जैसे सैकड़ों नायकों ने अपना शानदार करियर छोड़कर देश की सेवा में लगाई है। कांग्रेस ही अकेली पार्टी है जिसने हमेशा प्रोफेशनल को जगह दी और उनकी काबिलियत का सम्मान किया। डॉक्टर मनमोहन सिंह इसमें सबसे बड़ा उदाहरण है। राजीव गांधी जी भी राजनीति में पहले प्रोफेशनल थे, पायलट के एक नाते काम करते थे, फिर उन्होंने इनएविटेबली फिर सरकमस्टेंसेस के अनुसार उन्होंने फिर कांग्रेस में आए। राजीव गांधी जी भी राजनीति में आने से पहले वो इसी पायलट के नाते काम करते थे। और भारतीय इतिहास में 1990 के बाद यूपीए का शासनकाल सबसे अलग बदलाव की तैयारी दौर था। एनएसी ने प्रोफेशनलों की मदद से सूचना अधिकार कानून, मनरेगा, शिक्षा अधिकार, खाद्य सुरक्षा, वनाधिकार जैसे ऐतिहासिक फैसले हुए। ये सब सोनिया गांधी जी ने इंटेलेक्चुअल्स को लेकर, उनके विचारधारा को लेकर उन्होंने खुद ये सभी तैयार किया। मिनिस्टर थे, बहुत से लोग ये मनरेगा को भी वो मानते नहीं थे और चंद लोग खाद्य सुरक्षा जो आप फूड सिक्योरिटी कहते हैं उसके भी फेवर में बहुत से लोग नहीं थे। और वनाधिकार तो खैर एक एक ओपिनियन अलग था। ऐसा एक अलग अलग ओपिनियन रहते हुए भी मैडम सोनिया गांधी जी ने सबको यह अवगत कराया कि इन चीज़ों को हमारे देश के लिए, हमारे लोगों के लिए ज़रूरी है। अगर देश आगे बढ़ना है ऐसे वेलफेयर स्कीम्स की ज़रूरत है। तो उन्होंने ये सारी चीज़ें खुद अपने साथ लेकर आगे बढ़ा। और आज कोई किसी को पूछो वो लोग यही बोलते हैं कि हमको राइट टू वर्क मिला, राइट टू फूड मिला, राइट टू एजुकेशन मिला। ये सब अधिकार जो था कि ये सब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में थे, इसको कोई कानूनी पैकिंग नहीं था। लेकिन मैडम गांधी जी ने इसको कानूनी एक रूप देके हक के दौर पर हक के साथ इसको देने का काम किया। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 2008 की वैश्विक मंदी की परछाई भारत पर नहीं पड़ने दी। भारत की औसत 8% जीडीपी वृद्धि रही और ये कंटिन्यूअसली उस वक्त जिस वक्त दुनिया में मंदी चल रही थी, उस वक्त मनमोहन सिंह जी ने 8% ग्रोथ जीडीपी का कंटिन्यूअसली रखा। क्यों? कि उनके पास कुशलता थी और इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स थे और खुद वो जानकारी रखते थे और जानते थे। तो इसीलिए उनको किसी की एडवाइस की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन आज के सरकार में रहने वाले प्रधानमंत्री को एडवाइजर्स बहुत है, लेकिन वो सही एडवाइस नहीं देते। इसीलिए तो आज हमारा देश बर्बादी की ओर बढ़ रहा है। ना फॉरेन पॉलिसी में हम ठीक है, ना इन्फ्लेशन को रोक रहे हैं, ना अनएम्प्लॉयमेंट को हम रोक रहे हैं, बढ़ावा एम्प्लॉयमेंट को नहीं दे रहे, बहुत से पब्लिक सेक्टर्स ख़त्म कर रहे हैं। और एजुकेशन में हम ऐसा एजुकेशन आज दे रहे हैं जिसमें
बहुत से लोगों को ऑब्जेक्शन है और बहुत से लोग आज के सिलेबस से भी खुश नहीं है। और वो सिलेबस एक मैं खुल के कह सकता हूँ, ये आरएसएस की सिलेबस है, उसको वो बढ़ा रहे हैं। अगर इसको ख़त्म करना चाहते हैं आप और सामान्य लोगों को हम पटरी पे लाना चाहते हैं, तो हम लोगों को काम करना चाहिए, इस पे पूरा डिवोशन रहना चाहिए। और मैं बताना चाहूँगा कि उसी दौरान आधार कार्ड पर काम चालू हुआ। 2014 तक आधे से भी ज़्यादा ग्रामीण घरों में बैंक के खाते खुल चुके थे और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र जैसी पहल, ये डिजिटल क्रांति का आधार उनके दौर में तैयार हुआ। और उसका एग्जाम्पल यही है, देखिए, जो ये डाटा बेस्ड जो इंफॉर्मेशन लेना करना, उसके आधार पर प्रोग्राम्स करना, ये सारी चीज़ें मनमोहन सिंह जी के ज़माने में हुई और आज वो कर सके कि उस वक्त, आज तो एमएसपी के बारे में, किसानों के बारे में बहुत बात करते हैं, लेकिन मनमोहन सिंह जी ने उस वक्त 70,000 करोड़ रुपए ऋण माफ़ी की। कोई पूछा नहीं था हमको ऋण माफ़ी करो, लेकिन उन्होंने किया। लेकिन आज हम इतना शोर मचाते हैं, 700 लोग मारे गए किसान, फिर भी कोई सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो ये फर्क है कांग्रेस की हुकूमत में और आज के हुकूमत में। तो हम यहाँ सिर्फ अपोजिशन यानी इस प्रेजेंट सरकार को कुछ यानी उनके विरोध में बोलने के लिए मैं नहीं आया, जस्ट आपको कंपैरेटिव एक उदाहरण दे रहा हूँ। ये आँखों के सामने हमारे है, लेकिन इसके बावजूद वो लोग समझ रहे नहीं कौन सी चीज़ अच्छी है, कौन सी बुरी है, कौन सी आवश्यकता है, किस चीज़ को हम छोड़ना चाहिए, और समाज के इतने लोग आज और भी इतने पिछड़े हैं, इसका उदाहरण हमारे सामने है। और ख़ास करके जो मनमोहन सिंह जी ने रेवोल्यूशन लाया, और उनको भी क्रेडिट जाता है, और नरसिंह राव भी उस वक्त लिबरल जो एटीट्यूड उन्होंने लिया उन्होंने भी किया। और कांग्रेस पार्टी हमेशा प्रोग्रेसिव विचारधारा के ऊपर चली है और हमेशा वो मध्यम मार्ग का उन्होंने स्वीकार किया है। जैसा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने तो हर दरवाजे खुले रखे थे, उन्होंने पब्लिक सेक्टर का दरवाज़ा खुला रखा था, जॉइंट सेक्टर का दरवाज़ा खुला रखा था, कोऑपरेटिव सेक्टर का दरवाज़ा खुला रखा था, और 4 दरवाजे खुले थे, जॉइंट सेक्टर, कोऑपरेटिव सेक्टर। हर सेक्टर से उन्होंने देश को बनाया। लेकिन आज हम पूरे पब्लिक सेक्टर खो रहे हैं और बड़े बड़े कारखाने बंद होकर आज हमारे नौजवानों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा है। इसीलिए आप लोगों की आवश्यकता इसलिए है कि एक तो एम्प्लॉयमेंट देने के लिए हम क्या कर सकते हैं, कैसा कर सकते हैं, कितना कर सकते हैं, कहाँ तक जा सकते हैं, ये ज़रूरी है। इसके लिए आपको सोचना होगा। और आज 50 फेलोज़ जो 1300 से ज़्यादा एप्लीकेशंस आए थे,
उनमें से 50 फेलोज को हमने चुना है। और ये लोग, इसका मतलब दूसरे बेकार थे ऐसा नहीं है कि जितना हमारे पास जगह थी उतना हमने अंदर लिया और बाकी के लोगों को थोड़ा वेट करना पड़ता है। ये दरवाज़ा 1 साल के बाद जब खुलेगा तो दूसरे लोग भी इसमें आएंगे। तो आज भारत ऐसे दोराहे पर खड़ा है जहाँ एक तरफ तेजी से सामाजिक, आर्थिक और तकनीकी बदलाव हो रहे हैं तो दूसरी तरफ बेरोजगारी, असमानता चरम पर पहुंच चुकी है। लोकतांत्रिक संस्थाओं पर कब्जे भी हो रहे हैं और हमले भी हो रहे हैं। मौजूदा राजनीति पर कम और दिखावा और प्रचार हावी है। ऐसे दौर में आप जैसे प्रोफेशनल्स को आगे आने की ज़रूरत है। जैसा कि हम दिखावा और प्रचार ज़्यादा है तो हमारे पास कलोकियल लैंग्वेज में, हैदराबाद दक्कन लैंग्वेज में बोलते हैं कि भाई 4 आने की मुर्गी 12 आने का मसाला। समझे नहीं? मसाला 12 आने का, मुर्गी है 4 आने की। तो वैसा ये काम कम करते हैं, प्रचार ज़्यादा करते हैं और कभी सही जवाब नहीं देते। हाउस में आते हैं, कभी एक दिन भी ऐसा तो मनमोहन सिंह जी का एज भी हुआ था, लेकिन उन्होंने हमेशा क्वेश्चन आंसर्स होते वक्त भी बैठते थे और कहीं स्टेटमेंट देना है तो खुद देते थे और जब एक्सप्लेन करने की ज़रूरत होती थी वो कम से कम आकर बोलते थे। यहाँ पर आना भी नहीं, जाना भी नहीं, उनका दर्शन लेना है तो चुनाव में ही उनका भाषण सुनना, पार्लियामेंट में नहीं। ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ऐसे लोग आ रहे हैं पॉलिटिक्स में जिनको जनता की चिंता नहीं है और जनता के बारे में सोच भी उनके पास नहीं है। सिर्फ पब्लिसिटी से काम नहीं होता, सिर्फ हम सभी कुछ अल्लाह के नाम पे या भगवान के नाम पे ही हासिल नहीं कर सकते, मेहनत करनी पड़ती है। तो एक मैं उदाहरण आपको दूंगा कि 2 लोग थे, मंदिर के पास ठहरते थे और शुक्रवार के दिन, अपना नमाज पढ़ने के दिन, शुक्रवार में, हाँ फ्राइडे, वही शुक्रवार बोलते हैं हमारे पास, फ्राइडे के दिन मस्जिद के पास ठहरते थे। तो दोनों लोग जाना, सोमवार के दिन भगवान के नाम से खाना दो, भगवान के नाम से पैसा दो, भगवान के नाम से पैसा दो, पुकारते थे लोग। 1 दिन दिए, 2 दिन तंग आ गए। फिर वो बाद में वो सोचे कि ऐसे ही पुकारते छोड़ दो, चले। मस्जिद के पास जाते थे फ्राइडे के दिन, वहाँ भी ये बोलते थे अल्लाह के नाम पे दो, अल्लाह के नाम पे दो पैसा, ये पुकार देते। वो भी बोले 1 दिन, 2 दिन, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते दे दिए, ये ऐसे ही पुकारते। जब खूब धूप थी और धूप में एक मस्जिद के पास ठहरे, दोनों अल्लाह के नाम पे दे दे बोल के चिल्लाने लगे, पुकारने लगे, तो और पानी तो दो बोल के बोलने लगे। फिर लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए उन्होंने एक पैर पे ठहरा एक आदमी, तो 2 पैर पे ठहर पुकारे, कोई देख रहा नहीं, तो एक आदमी ने एक ही पैर पे ठहर गया, ठहर के पुकारने लगा। फिर भी कोई देखने लगे, ये ऐसी है, ये लोग कुछ काम नहीं करते, कुछ नहीं, सिर्फ अल्लाह के नाम से ही मांगते हैं। तो कोई उधर ख्याल नहीं किया। उतने में वो धूप में ठहर ठहर के जब उसको
धूप में चक्कर आने लगी, एकदम मोरी में गिर गया, पीछे मोरी में गिरने के बाद उसकी एक टांग टूटी। तब लोग बोल रहे, अरे कोई पानी दो भाई उसको, ये दो, कोई दूध पिलाओ, चाय पिलाओ, नारियल का पानी लाओ, वो लाओ। सब लोग उसके तरफ जाके खिलाना पिलाना सब करना शुरू करे। तब उसको हॉस्पिटल भी ले जाए। तब लोग पूछे उसको, आप कैसे, अब ठीक हो क्या? बोला, हाँ साहब ठीक हूँ, अल्लाह देता भी है, टांग तोड़ के देता है। तो ऐसा अल्लाह चुप नहीं देता, टांग तोड़ के आपको मेहनत करनी पड़ती है। मैं इस उदाहरण से बोल रहा हूँ, जोक बोल के नहीं है, कि आपको हमको मेहनत करना पड़ता। हर चीज़ अल्लाह के नाम पे या किसी और भगवान के नाम से नहीं मिलता। भगवान का आशीर्वाद, उनकी फेथ है, उनका विश्वास है। मैं उस पर टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। कि हम ये चाहते हैं कि अगर मेहनत करे तो ही कुछ मिलने वाला है। वैसा ही हमारे को हमारे पार्टी में मेहनत करना है, और बैठे जगह कोई चीज़ हम हासिल नहीं कर सकते। इसका एक ही उदाहरण है कि राहुल गांधी जी आज जो यात्रा कर रहे हैं, उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट बिहार में हो रहा है, और उसका परिणाम सारे हिंदुस्तान में हो रहा है। तो ये मेहनत है, इसका परिणाम है। तो इसीलिए हमको ऐसा खड़ा मेहनत करना पड़ा होगा, और उसी से ही हम कुछ आगे कुछ पा सकते हैं। आप में से हर किसी के पास विशेष कौशल है, टेक्नोलॉजी है, रिसर्च है, कम्युनिकेशन है, मार्केटिंग है, फिनांस है, और मेडिसिन है। विदेश नीति में भी अगर आप एक्सपर्ट हैं, हमारे लोगों को बता सकते हैं, क्योंकि आजकल विदेश नीति बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है, और उससे कई बार हम बर्बाद हो सकते हैं, कई बार दोस्ती से अच्छा भी हो सकता है। आपको तो मालूम है, मैं बोलने की ज़रूरत नहीं, सभी एजुकेटेड है और हाईली क्वालिफाइड है। तो हमारे जैसा आप तो म्यूनसिपाल्टी स्कूल में नहीं पढ़े, आप तो सब ज़्यादा से ज़्यादा सभी कॉन्वेंट स्कूल के इंग्लिश मीडियम के रहने से हमसे भी ज़्यादा आपको मालूम है। लेकिन एक बात ज़रूर है कि ये आपको अपना स्किल दूसरों को भी देना चाहिए, और जब तक आप दूसरों को जागृत नहीं करेंगे तो कोई भी देश आगे नहीं बढ़ेगा। एक आदमी अगर बढ़ गया, इसका मतलब ये नहीं सारा हिंदुस्तान अच्छा हो गया। तो जैसा कि बहुत से लोग आजकल क्रिकेट खेलने नहीं आता उनको, लेकिन चेयरमैन बनते हैं। हाँ? चेयरमैन बनते हैं, पैसे का हिसाब रखते हैं, और सिलेक्शन में अपना योगदान देते हैं। वो कैसा योगदान देते हैं मुझे मालूम नहीं। जिसको बैटिंग पकड़ना नहीं आता, किसको बॉलिंग करने नहीं आता, क्या कौन सी किस चीज़ पे वो लोग मार्गदर्शन करते बड़े टीमों को, मुझे मालूम नहीं है, या एसोसिएशन काम कर, ये सब इन्फ्लुएंस। ऐसे लोगों को अगर बाहर रखना है तो जिनके पास कौशल है, जिनके पास ज्ञान है, जो खेल सकता है, ऐसे खिलाड़ियों को ही लाना है। उसी लिए हम आपको इसमें स्वीकार किए। ये बड़ा आवश्यकता है इसके तहत जाना। और आम लोगों के संघर्षों से खुद को जोड़े और राजनीति में ईमानदारी, अनुशासन और संवेदनशीलता लाइए। मैं आपको कहूँगा कि मेरे तो बचपन में मैं अपने माँ को नहीं देखा,
अपने बहन को नहीं देखा, अपने भाई को नहीं देखा, अपने चाचा को नहीं देखा। मेरे घर में जब रजाकारों ने आग लगाकर हमारा पूरा घर बर्बाद कर दिया, मैं उसमें एक ही बचा और मेरे पिताजी, हम दो ही बचे। बचने के बाद हमको कहीं सहारा नहीं था, तो हम उधर इधर जाकर बीदर से गुलबर्गा आके पहुँचे। गुलबर्गे में छोटे मोटे स्कूल में हमारा पढ़ाई हुई। वहाँ से हम स्टूडेंट यूनियन में मैं इलेक्ट होते गया एज ऑफ 23-24 में। फिर उसके बाद में मैं खुद लेबर यूनियन बनाया। मैं उसमें भी मेरी यूनियन आगे आ गई, लोग प्रोत्साहन करते गए। फिर 69 में कांग्रेस स्प्लिट हुआ, मैं ब्लॉक प्रेसिडेंट बना। मैडम इंदिरा गांधी जी आए थे, हम बच्चों को इकट्ठा करके उन्होंने कहा कि निजलिंगप्पा तो हमारे साथ नहीं है, वीरेंद्र पाटिल भी नहीं है, तो आप लोग मिल के काम करो, आपको भविष्य है। उन्होंने कहा और मुझे उस दिन ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाए। मेरी उम्र थी उस वक्त 26। तो बनने के बाद मैं वैसा ही एक मोमेंट में भी बहुत एक्टिव था। घर में तो कोई नहीं, पूछने वाले भी नहीं थे, तुम खाना खाए क्या, आए क्या, क्या करे, पढ़े लिखे, कोई पूछता भी नहीं था हमारे पिताजी के सिवाय। और पिताजी जब काम को जाते थे तो हमको 24 घंटे हम बाहर ही रहते थे दोस्तों के साथ मिलजुल के। मैं हिस्ट्री इसलिए बोल रहा हूँ कि आदमी को तकलीफ पे आते हैं, कष्ट आता है, लेकिन कष्ट रहते हुए भी उसको निभाना सबसे बड़ी बात है। इसीलिए ये जो ईमानदारी, अनुशासन और संवेदनशील हमारे पास होना चाहिए। उदाहरण के लिए डेटा और टेक्नोलॉजी की मदद से हम वोट चोरी जैसे बड़े मुद्दों को सामने ला सके। ये अब राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है और राहुल गांधी जी इस पर बिहार यात्रा में है, मैंने पहले ही आपको बताया। और ये जो डाटा का पूरा काम देख रहे हैं और ये लोगों के वजह से, इनकी टीम के वजह से और ये नेतृत्व जो कर रहे हैं इनके वजह से आज ये जो बहुत बड़ा खुलासा देश में हो रहा है, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे कर्नाटक हो, चाहे बिहार हो, आगे आने वाले लेकिन हमारी खुदकिस्मती है कि जो बातें राहुल गांधी जी ने और ये डाटा एक्सपर्ट्स ने हमारे पार्टी में काम किया, उसके वजह से और जो संघर्ष करने की वजह से सुप्रीम कोर्ट भी आज हमारे फेवर में आदेश दिया है। अगर हम चुप बैठते तो बाकी के पार्टियां तो कुछ कर भी नहीं सकते। और एक ही पार्टी हमारी अपोजिशन की है, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक और वेस्ट बंगाल से लेकर गुजरात तक। अब हम जब राहुल जी, हमारी कांग्रेस पार्टी उठी तो ये जो मुहिम चलाई, तो आज उसका रिजल्ट आप देख रहे हैं कि जुडिशरी न्याय दी और अभी भी सरकार वो मानने को तैयार नहीं। कभी कुछ बोलती है, कभी कुछ कहती है, लेकिन कुछ भी कहने दो, लेकिन लोगों को ये मालूम हुआ कि देश में चुनाव गड़बड़ी से जीते जा रहे हैं, निष्पक्षपात से नहीं, ये साबित हुआ है। और दोस्तों,
इसी तरह जाति जनगणना जैसे सामाजिक न्याय के मुद्दे पर भी हमें डाटा इकट्ठा करना है और उसका विश्लेषण करने के लिए प्रोफेशनल्स की योगदान की ज़रूरत है। आप सब अलग अलग पृष्ठभूमि से आते हैं, लेकिन आप सबका आधार कांग्रेस की विचारधारा और एक प्रगतिशील धर्मनिरपेक्ष भारत के निर्माण का विश्वास है। राजनीति में सबसे ज़रूरी है विचारधारा पर आस्था।